ईयर एंडर शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, तो रियल एस्टेट के लिए तो ये काफी एक्साइटिंग साल रहा। चीजें अच्छी हैं, रिपोर्ट्स अच्छी हैं, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन क्या सच में वो अच्छे हैं? थोड़ा आंकने की कोशिश करेंगे अपने इस विशेष ईयर एंडर में, और उन चीजों को देखते हुए, उन नंबर्स को देखते हुए 2026 को हम कैसे जज कर सकते हैं। इंस्पाइट की पूरी दुनिया में उथल पुथल रही है, टैरिफ से लेके तमाम चीजें, बहुत कुछ हो गया इस साल। रियल एस्टेट ने इन सब उठापटक के बीच में अपने आप को कैसा रखा है? इंटरेस्टिंगली इंडियन रियल एस्टेट काफी हद तक रेजिलिएंट रहा है। इकोनॉमिक आउटलुक काफी बेहतर रहा, एज वेल एज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी बरकरार रहा। रेजिडेंशियल में अगर मॉडरेशन होता हुआ दिख रहा है तो कमर्शियल के अंदर आपको ग्रोथ होती हुई भी नजर आ रही है। एक और सेगमेंट है जो खूब चमका है इस साल, ऑफिस स्पेस या कमर्शियल स्पेसेस। उस पर रिपोर्ट क्या कह रही है? प्रॉपर मोमेंटम मेंटेन्ड है। इट शुड कंफर्टेबली क्लोज एट अबाउट 70 मिलियन स्क्वायर फीट। ऑफिस स्पेस का इतना हलचल होना, ये हमारे रियल एस्टेट के किस फैक्टर को दिखा रहा है? ऑफिस सेक्टर की जो स्टोरी है वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, साथ में ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट आपको आता हुआ नजर आता रहेगा। क्या कीमतें ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी? A moderate growth in prices is always a healthy indication. इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वाली लोकेशंस में प्राइसेस में ग्रोथ अच्छी होगी। चाहे वो रेजिडेंशियल हो, वेयर हाउसिंग हो, या फिर आपका ऑफिस स्पेसेस हो, हर तरीका रियल एस्टेट बहुत अच्छा किया है। और अच्छी बात ये है कि 2026 भी ऑन दैट लाइन ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेलो, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो, पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। और हमेशा की तरह हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं ये शो, जहां पर हम आपके लिए थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस, थोड़ी सी डीप जानकारी, थोड़ा सा वृहद कैनवास, बड़ी पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और अब हम दिसंबर के महीने में, समझ गए होंगे आप कि अब ईयर एंडर शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, अब वो वक्त आ गया जब साल भर का लेखा जोखा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी एसेट क्लास हो, कोई भी काम हो, बात होती कि 2025 जिसमें अभी हम हैं एग्जिस्टिंगली, वो कैसा रहा। तो रियल एस्टेट के लिए तो ये काफ़ी एक्साइटिंग साल रहा, क्योंकि रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है, चीज़ें अच्छी हैं, रिपोर्ट्स अच्छी हैं, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन क्या सच में वो अच्छे हैं? इस पर पूरे साल बहस होती रही। एक पर्टिकुलर सेगमेंट का चलना क्या पूरे रियल एस्टेट की कहानी को कहता है, और दूसरी बात, घर की बात अलग है लेकिन ऑफिस मार्केट बिल्कुल अलग है। जी हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिले। उसके अलावा रियल एस्टेट के और कई सारे वर्टिकल जिस पे साल भर हमने बातचीत की, मसलन वेयर हाउसिंग कैसा कर रहा है, उधर कैसी डिमांड है, इन्वेस्टमेंट कैसा आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या हालात है रियल एस्टेट के अंदर, यानी कंप्लीट पिक्चर इस शो में हम आपको रियल एस्टेट की देते हैं। तो इस साल के अंत में अब तक हम रियल एस्टेट 2025 को कैसा देख रहे हैं, और इसके आधार पर 2026 कैसा हो सकता है, इसकी भी एक कल्पना करने की कोशिश यहाँ पर होगी। और इसके लिए हमने आधार बनाया है कॉलियर्स की उस रिपोर्ट को, जिसमें 2025 का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है, शुरुआती 9 महीने का, क्योंकि इनफैक्ट आखिरी 3 महीने के नंबर्स अभी एस्टिमेटेड फॉर्म में होंगे, और उसके ऊपर हम एक आउटलुक दिखाएंगे 2026 के लिए कि वो कैसा हो सकता है। तो आज इस रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा आंकने की कोशिश करेंगे अपने इस विशेष ईयर एंडर में कि भाई ये साल रियल एस्टेट के लिए कैसा रहा, क्या सबक हम इससे सीखेंगे, और उन चीज़ों को देखते हुए, उन नंबर्स को देखते हुए, उन स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए 2026 को हम कैसे जज कर सकते हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, और एक हैं विमल नादार साहब, हेड ऑफ रिसर्च कॉलियर्स इंडिया, जो मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो में। और साथ ही जुड़ रहे हैं पंकज कपूर साहब, जिनके पास अपना एक अलग डेटा का भंडार होता है, और उनके उस भंडार से भी अभी हम चीज़ें देंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि नंबर्स क्या कहते हैं, और उस आधार पर 2025 का आकलन करेंगे कैसा रहा, 2026 कैसा हो सकता है। तो पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है द रियल एसेट शो में। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आपकी है विमल साहब, तो शुरुआत आपसे ही ले लेता हूँ। रिपोर्ट ने अलग अलग वर्टिकल में 2025 को शुरुआती 9 महीने के लिए डिस्क्राइब किया। मैं ओवरऑल एक शुरुआती सवाल आपसे लेता हूँ। 2025 इंस्पाइट की पूरी दुनिया में उथल पुथल रही है, टैरिफ से लेके तमाम चीज़ें, वॉर्स भी कोई बंद हुए नहीं हैं, और गोल्ड सिल्वर ये वो बहुत कुछ हो गया इस साल के अंदर। रियल एस्टेट ने इन सब उठापटक के बीच में अपने आप को कैसा रखा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? आई थिंक काफ़ी अच्छा सवाल है टू बिगिन विद। आई थिंक जो हर्डल्स थे, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, रिस्क, टैरिफ, ये जो भी आपने कहा सब सच है। आई थिंक इंटरेस्टिंगली बट
इंडियन रियल एस्टेट काफ़ी हद तक रेजिलियंट रहा है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कहूँ, आई थिंक स्टेबल डोमेस्टिक इकोनॉमिक आउटलुक, आप जीडीपी ग्रोथ देखिए, आप इन्फ्लेशनरी लेवल्स देखिए जो बेनाइन इन्फ्लेशनरी लेवल्स है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो अगर मैं कुछ शब्दों में अगर इसको कैरेक्टराइज करूँ, आई थिंक इंडियन रियल एस्टेट रेजिलियंट रहा, बैक्ड बाय इकोनॉमिक आउटलुक काफ़ी बेहतर रहा, एज वेल एज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफ़ी बरकरार रहा। सो बी इट फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। सो जो हम रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑफिस डिमांड में, जो हम देख रहे हैं कि स्टेबल एलिवेटेड लेवल्स ऑफ रेजिडेंशियल सेल्स में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छा स्केल अप हो रहा है, ऑल्टरनेटिव्स काफ़ी लोगों के इन्वेस्टर्स एज वेल एज डेवलपर्स पोर्टफोलियो में जगह बना रही है, एंड सो ओवरऑल इन्वेस्टर मोमेंटम काफ़ी बढ़िया रहा है। सो आई वुड से ईयर हैज़ बिन प्रॉमिसिंग। जो पहले का मोमेंटम पिकअप हुआ था 23-24, कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू रहा है। राइट तो पहले का मोमेंटम 23-24 का नो डाउट कि ये साल भी कैरी करता ले गया अपने साथ में, और सारी चीज़ें जो भी विमल जी ने एक्सप्लेन की अभी, अलग अलग फैक्टर्स, पूरी इकोनॉमी और उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स जो रियल एस्टेट के वो काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र तो आए। लेकिन क्या हमारे दूसरे मेहमान पंकज जी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? पंकज सर, क्या आपकी भी यही राय है कि 2025 तमाम उठापटक के बावजूद रियल एस्टेट के लिए एक अच्छा साल रहा? मैं एग्री करता हूँ। ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो हमने मार्केट को एक पीक होते हुए देखा। अगर हम वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड के हिसाब से देखें तो पिछले 12 महीने के अंदर जो 8.5 लाख करोड़ का सेल हुआ है वो हाईएस्ट एवर है। हालांकि यूनिट लेवल के ऊपर अब ग्रोथ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 3 क्वार्टर में हमें मार्जिनल डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अगर आप पूरे साल भर की बात देखें तो रेजिडेंशियल मार्केट ने एक रिकॉर्ड सेल्स की, और ये पिछले 2-3 साल के मोमेंटम को इसने बरकरार किया। लेकिन अगर आप पिछले 2 या 3 क्वार्टर देखेंगे तो एक अंदेशा ये होता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत हमको मॉडरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीक से जो है मार्केट पिछले क्वार्टर्स में करीब 7% तक गिर गया था, तो थोड़ा मॉडरेशन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर दिख रहा है। कॉमर्शियल जो है वो रिकॉर्ड एब्जॉर्प्शंस दिखा रहा है, उसमें रिकवरी लेट आई थी, लेकिन वहां पे आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और मेरे हिसाब से जो विमल ने बोला कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, और इकोनॉमिक आउटलुक जो इंडिया का है, इसको देखते हुए कॉमर्शियल आगे चलते हुए भी अच्छा ही करेगा। अगर आप रीट्स की भी बात देख लीजिए तो रीट्स ने जो है एक साल के अंदर बड़ा अच्छा ग्रोथ दिखाया। हालांकि बीएससी रियल्टी इंडेक्स में जो है आपको 17% का डिक्लाइन दिखाई दिया, लेकिन आप ज्यादातर रीट्स देख लीजिए तो 20 से 25% तक की ग्रोथ आपको कॉमर्शियल स्टॉक्स और रीट्स के अंदर होती हुई दिखाई दी। तो ये जरूर बता रहा है कि ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे रियल एस्टेट ने एक मोमेंटम बरकरार रखा है। रेजिडेंशियल में अगर मॉडरेशन होता हुआ दिख रहा है तो कॉमर्शियल के अंदर आपको ग्रोथ होती हुई भी नजर आ रही है, और दूसरे ऑल्टरनेटिव एसेट्स क्लास भी आपके इमर्ज होकर के आ रहे हैं, जिसमें वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर्स, को लिविंग एंड बाकी दूसरे सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे भी आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, बोथ फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो पंकज जी की राय में भी 2025 एक बेहतरीन साल रियल एस्टेट के लिए कहा जा सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पंकज जी ने उठाया उसको अभी आगे थोड़ा और इलोबरेट करेंगे कि देखिए कैसे रियल एस्टेट की तस्वीर को देखें। पंकज जी ने कहा कि लिस्टेड स्टॉक जरूर नीचे गए क्योंकि जो पूरा हमारा शेयर मार्केट है वो थोड़ा अलग सेंटिमेंट पे चलता है, लेकिन रीट्स ने बहुत अच्छा किया क्योंकि वो प्योरली फोकस करता है रियल एस्टेट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आगे थोड़ा इसको भी समझेंगे कि कैसे एक देखने का नजरिया हो सकता है चीज़ों का। लेकिन अब चले एक एक करके चीज़ों को खोलते हैं। तो चूंकि रेजिडेंशियल वो पहला सेक्टर है जिसके बारे में सब सुनना चाहते हैं, सब बातचीत करना चाहते हैं। पंकज जी ने ऑलरेडी उसके कुछ डेटा दिए हमें, और ये भी कहा कि अब एक हमको थोड़ा थोड़ा टर्न अराउंड, एक शिफ्ट सा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। तो विमल, 2025 के लिए डिटेल में आप थोड़ा बात करेंगे कि रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा। हम सब जानते हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे आए, शायद हम पकड़े कि जो कैपिटल वैल्यू है वो बहुत बड़ी, क्योंकि बड़े यूनिट्स बिके, जो महंगे होते थे वहीं ज़्यादा पुश रहा, तो वो संख्या
इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो बड़ी आई, लेकिन Right. शायद नंबर ऑफ यूनिट्स कम रहे होंगे, Right. क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग तो बहुत स्लो ही रहा, दूसरा मिड इनकम में भी वैसी बात नहीं रही। लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर आपकी रिपोर्ट से खींचे तो रेजिडेंशियल कैसा दिखा 2025 में? देखिए, आई थिंक ये रेजिडेंशियल का मोमेंटम पोस्ट कोविड जो 21 एंड से लेके जो पिकअप हुआ है वो कंटिन्यू हुआ 22 में, 23 में, 24 में। 25 में हमने क्या देखा है कि काफ़ी हद तक ये जो एलिवेटेड लेवल्स है, सो एक मार्केट स्केल अप हो गया था इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑफ यूनिट, ये उस लेवल पे कंटिन्यू रहा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ 0.3 to 0.4 मिलियन यूनिट्स ऑफ सेल्स अक्रॉस जो बड़े सिटीज़ है, 7-8 सिटीज़ है। आई थिंक वो कंटिन्यू रहा, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन। अगर हम उसका ब्रेकअप देखें, जैसा आपने कहा, उसमें से मेजॉरिटी ऑब्वियसली हाई एंड एज वेल एज लग्जरी वाला कॉम्पोनेंट है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक ये हाई एंड एंड लग्जरी ऐसा सेगमेंट है जो लास्ट कुछ सालों में काफी हद तक। मैं एक सवाल, सॉरी आपको बीच में रोकूंगा, कि ये जो मोमेंटम जो 2021 से हम देख रहे हैं उसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? या तो इन्वेस्टर्स बहुत आ गए हैं, या इतनी डिमांड इन घरों की है कि ये बिकते ही चले जा रहे हैं, क्या रीजन है? नहीं, सो एक रीजन तो आई थिंक काफी हद तक पेंटअप डिमांड था। तो आई थिंक ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड कुछ बिहेवियरल एलिमेंट्स उभर के आए थे। वन वाज ये पूरा हाउस ओनरशिप का जो तो कॉन्सेप्ट है, पेंटअप डिमांड तो आई थिंक अफोर्डेबल के लिए भी उतनी ही है और मिड के लिए भी उतनी है, लेकिन चीजें यहीं पे हुई ज्यादा। चीजें यहीं पे हो रही है, बिकॉज आई थिंक अगर हम बात करना चाहें अफोर्डेबल मिड इनकम एक अलग अभी जैसे हमने एक रिपोर्ट निकाली थी कि अफोर्डेबिलिटी लेवल्स अगर देखें इंडिया लेवल पे 2010 से लेके अभी तक काफी इंप्रूव हुई है। ठीक है, अगर आप फेस वैल्यू पे देखें तो हमें पता है कि इनकम लेवल ऑन एन एवरेज 10% पे इंक्रीज हुआ है, प्राइसेस ऑन एन एवरेज 5 to 7% में इंक्रीज हुआ है, विच इंडिकेट्स कि अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़िया हुआ है। इसका मतलब यही होना चाहिए कि हर कोई घर ले पा रहा है, हर किसी के पास घर है, और होम ओनरशिप इन द लास्ट 15 ईयर्स बढ़ना चाहिए, पर हुआ नहीं है। अगर ये डाइसेक्ट करेंगे तो आपको इंडिविजुअल सेगमेंट देखना पड़ेगा। मेन इशू वुड बी क्या मार्केट में वो अवेलेबल सप्लाई है, एट द राइट प्राइस पॉइंट है। बट अगेन अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव है, इट्स अ गुड इंडिकेटर, एज अ ट्रेंड बेस इट्स अ गुड थिंग। होना क्या बाकी है कि ये एक माइक्रो लेवल तक पर्कुलेट होना बाकी है। तो अगर आप इसको ओवरले करोगे मुंबई के ऊपर, दिल्ली एनसीआर के ऊपर, हर सिटी का अफोर्डेबिलिटी ओवरऑल लेवल पे भी बढ़ा है, लेकिन आप मार्केट देखोगे ईस्टर्न सबर्ब्स, अगर मुंबई के एग्जांपल है, ईस्टर्न सबर्ब्स, वेस्टर्न सबर्ब्स, सो एवरी मार्केट ऑपरेट सेपरेटली। क्या इस मार्केट में डिमांड है? ऑफ कोर्स है, डिमांड है, अफोर्डेबल की डिमांड है, मिड मार्केट की, विच विल फॉर्म अ मेजर चंक। क्या राइट सप्लाई है एट द राइट प्राइस? दैट इज द इशू। सो हम जो अभी बात करें वो तो सेल जो रजिस्टर हो चुकी है वो है। अगर डिमांड बात करेंगे, डिमांड तो मासिव है। राइट, तो मैं पंकज जी को लेता हूं बीच में। पंकज जी उसी टर्न अराउंड की बात कर रहे थे। पंकज जी, ये सवाल तो हम लगातार पूछ ही रहे हैं कि एक ही सेगमेंट बिके चला जा रहा है और उसकी वजह से वो नंबर्स भी दिखते हैं और वो कैपिटल वैल्यू में भी नंबर दिखते हैं और हम कहते हैं मार्केट अच्छा है। डिमांड तो जैसा कहा कि वहां है तो घर बन रहे हैं, डिमांड तो नीचे भी है लेकिन वहां नहीं घर बन रहा है, जो विमल ने भी कहा कि सप्लाई का कंस्ट्रेंट है। और अब आपने एक बात अपने वक्तव्य में अभी बोली थी कि वहां पर कुछ चेंजेस आना शुरू हुए हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में विमल की बात सुनने के बाद, मेरे पॉइंट सुनने के बाद और आपने अपनी जो पिछली बात कही, तीनों को जोड़ दूं तो आप इस सिनेरियो को कैसे देखेंगे? देखिए, मैंने अगर पिछले साल के और कई सालों का जो डेटा का ट्रेंड देखा है तो 75 लाख के नीचे वाली यूनिट की जो सेल्स है उसमें गिरावट हुई, कंटिन्यूअस गिरावट हुई। और 75 लाख के ऊपर का जो सेगमेंट है उसके अंदर आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ हुई, और जैसे जैसे टिकट साइज बढ़ता रहा वहां पे आपको ग्रोथ ज्यादातर दिखाई दी। और उसका रीजन भी है क्योंकि ज्यादातर सप्लाई वो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आ रही थी। इसके कारण ही अगर हम यूनिट लेवल पे देखें तो मार्केट में हालांकि ग्रोथ नहीं दिखाई दी, लेकिन वैल्यू टर्म में आपको ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी, क्योंकि सेल्स जो है ज्यादा लग्जरी सेगमेंट में हो रही है। और मुझे इसका एक रीजन ये है कि क्योंकि टीयर 1 सिटीज में ज्यादातर सप्लाई का फ्लो रहा, न्यू लॉन्चेस यहाँ बढ़ते रहे, टीयर 2 सिटीज के अंदर कम रहे। और दूसरा, अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर सप्लाई, जो विमल ने बोला वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सप्लाई ही बहुत कम आई। तो अगर आप पिछले 6 या 7 साल का ट्रेंड देख लीजिए, कोविड से अभी तक का ट्रेंड देख लीजिए, तो आपको अफोर्डेबल सेगमेंट में सप्लाई में डिक्लाइन ही कर्व दिखाई दे रहा है। आप दोनों से यहाँ पे लूंगा पंकज जी और विमल जी कि हम बार बार ये वाली चीज लेके आते हैं कि सप्लाई नहीं है। अब ये सप्लाई जिनको देनी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो एक प्रोजेक्ट, जस्ट मेरा सवाल है कि वो एक प्रोजेक्ट उस सेगमेंट का भी बनाते जहां पर बहुत डिमांड है, मतलब लग्जरी भी बना लेते, और
इसमें भी डिमांड है तो यहाँ भी बना लेते। क्या ये थोड़ा सा कैपेबिलिटीज के बाहर चीज चली जाती है, या ये ईज ऑफ बिजनेस है, या फिर कह लीजिए तो सेगमेंट वाइज भी अगर मैं पकड़ूं तो बहुत सारे डेवलपर तो मिड और लोअर सेगमेंट को, स्ट्राटा को ही ऑफर करते थे, तो वो कहाँ गए? ये क्यों नहीं आया? कहाँ गई सप्लाई? दो तीन रीजन है इसके सप्लाई के रिडक्शंस के, क्योंकि पहले जो टैक्स एग्जम्पशंस बिल्डर को मिलता था ATIB के थ्रू, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते थे, तो वो इंटरेस्ट एग्जम्पशंस मिलता था, वो टैक्स एग्जम्पशंस मिलता था, वो विड्रॉन हो गया। उसकी वजह से बिल्डर्स का रुझान जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ कम रहा, मार्जिन ऑलरेडी कम रहते हैं, और ज़्यादातर जो डिमांड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट स्पेशली लार्ज सिटीज़ में होते थे वो अनडेवलप्ड लोकेशन और अनइनहेबिटेबल लोकेशंस पे ही आ सकते थे, वहाँ पे डिमांड की इंट्रैक्टेबिलिटी कम थी। और तो एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीज़न है। और दूसरी बात है, जो गवर्नमेंट ने CLSS के बाद जो नई ISS इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स निकाली, उसके अंदर भी जो इंसेंटिव्स थे कंज्यूमर को एक अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने वाले, वो काफी रिड्यूस हो गए। तो यही कारण है कि डिमांड साइड्स और सप्लाई साइड पे जो इंसेंटिव पहले अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 2018 के बाद उभर के आए थे, उसके अंदर जो विड्रॉल हुआ उसका रिजल्ट आपको सप्लाई की डायनामिक्स पे दिख रहा है। और ज्यादातर बिल्डर्स जो है, क्योंकि पेंटअप डिमांड, अपग्रेडेशन डिमांड, सारी डिमांड जो है वो बड़े घरों की थी और लग्जरी हाउसिंग पे थी, तो सारे बिल्डर्स का फोकस जो है तो वहीं ठीक है, रहा। ठीक है, गॉट योर पॉइंट पंकज जी। यहां पर मैं विमल से एक सवाल ले लेता हूं, वो ये, विमल की समझ में आ गई मुझे वो बात, लेकिन क्या सारे के सारे डेवलपर लग्जरी बना सकते हैं? मतलब देयर आर सर्टेन डेवलपर्स हु हैज अ हैंड इन लग्जरी, जिनके बिकते भी हैं, वो ब्रांड भी वैसे ही हैं, लेकिन क्या हर वो डेवलपर जो पहले मिड इनकम ग्रुप में काम कर रहा था या फिर अफोर्डेबल में काम कर रहा था और वहीं का वो प्लेयर था, उसने भी क्या इस दौरान लग्जरी ही बनाया? उसने क्या किया? अगर आप मेरा व्यू पूछें, ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लाइक एनी अदर थिंग इज लाइक अ बिजनेस केस, ठीक है? दैट आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। या सो व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, सो ऑब्वियसली हर डेवलपर जब एंटर करता है, सो हर एक की चाहे, देयर इज डिफरेंट मार्जिन एट इन एवरी सेगमेंट, तो हर कोई चाहेगा कि मैं वैल्यू एडिशन करता जाऊं, अनलेस जैसे अभी कोई डेवलपर्स डिसाइड करेंगे कि हम रीजनल लेवल पे ऑपरेट करेंगे, वैसे ही कुछ डेवलपर्स डिसाइड करेंगे कि हम पर्टिकुलर सेगमेंट में खेलेंगे। सो वेदर दे वांट टू हैव अ वॉल्यूम गेम और वेदर दे वांट टू हैव अ मोर ऑफ अ वैल्यू एंड प्राइस के वैल्यू एंड मार्जिन गेम। सो इट डिपेंड्स कि उनका स्ट्रैटेजी क्या है। बिल्कुल, मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि आप एक बड़ी मार्जिन, मतलब डेफिनेटली लग्जरी में आपको कम सामान बेचना है, मार्जिन ज्यादा मिलना है, आपको अफोर्डेबल या मिड लेवल पे ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा चीजें बेचनी है, लेकिन चूंकि डिमांड तो वहां भी है। करेक्ट। पर मेरा सवाल ये था कि क्या सारे, ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि सबके सब जाके ही लग्जरी बनाने लग गए और इतनी लग्जरी की डिमांड थी? देखिए, लग्जरी की डिमांड, लग्जरी का जो आई वुडंट से स्टॉक जो अनसोल्ड था, वो तो हमें काफी टाइम से अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है। जी जी। और अगर आप हर सिटी की बात करेंगे, हर सिटी में एक लग्जरी सेगमेंट है, एक हाई एंड सेगमेंट है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि हर कोई डेवलपर सिर्फ लग्जरी बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ है। तो अगर दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बैंगलोर की बात करें, वी नो की तरह स्पेसिफिक लोकेशन जो हाई एंड है, उस लोकेशन में वो डेवलपर डेफिनेटली हाई एंड लग्जरी ही बनाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक, अगर हाइपोथेटिकली अगर हम बताएंगे कि शहर है तो सारे लोग बैठ के लग्जरी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ गेम कि अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सी यू कैन, एक एनालॉजी सिंपल है कि अगर इंडिया में FMCG इंडस्ट्री जो है वो मेजरली थ्राइव करता है कंज्यूमरिज्म पे। मेजर कंजम्पशन अभी भी आउटसाइड टियर 1 मार्केट्स है, विच इज टियर 2 मार्केट्स, विलेजेस एंड एवरीथिंग। 60-70% अभी भी आता है। सो सिंपल थिंग, जब हम इंडिया कंजम्पशन स्टोरी बात कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि डिमांड वहां पे है। इट इज अबाउट, सी अभी क्या हो रहा है कि अगर हम बाकी बड़े कंट्रीज की बात करें, बी चाइना, जापान, ये सब, व्हेन वी टॉक अबाउट अ साइज एंड द रिपोर्टेड नंबर्स, इट इज आल्सो अबाउट कितना डेटा रिपोर्ट होता है, किस हद तक होता है। जब वहां की बात करें, हमारा ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज रिपोर्टिंग काफी हद तक इंप्रूव होते ही जा रहा है। हम फिलहाल 7-8 शहरों की बात कर रहे हैं,
यही चीज अगर हम लोग 50 सिटीज मिलके बात करें, सारे मिलियन सिटीज बात करें, तो नंबर्स विल बी वेरी हाँ, डिफरेंट। लेकिन ये सवाल मैं अभी तब पूछ रहा हूं जब इन्हीं 7-8 सिटीज में से पहले अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के नंबर्स भी आया करते थे, करेक्ट। पर वो अब गायब हो गए। नहीं, आई वुडंट से कि पूरा गायब हो गया है, कम है। इनफैक्ट कम है, लेकिन वो प्रोपोर्शन हमेशा बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग लग्जरी में शिफ्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट ऑन द फ्लिप साइड आई विल से कि 2-3 सालों से इनफैक्ट मोर देन 4-5 इयर्स लग्जरी काफी हद तक अनसोल्ड रहा है, वो शायद अभी मूव हो रहा है। लेकिन सी इट्स अगेन अ गेम, इट्स अ बिजनेस गेम। सो एट द सेम टाइम अफोर्डेबल मिड इनकम में मेजर हद तक वॉल्यूम्स है और वो रहेगा। एंड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आई थिंक बीट ऑल बिग सिटीज, जो बाउंड्रीज है वो बढ़ता जा रहा है। नाउ वन ऑफ द फैक्टर्स देयर आर मल्टीपल रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई 1 द कोर मुंबई सबर्बन सिटी है, वी हैव अ मुंबई 2, टेक्निकली डिस्कशंस हो रहे हैं मुंबई 3 के। अब ये क्यों हो रहा है? ये तब होता है जब सिटी ज्योग्राफिकली एक्सपैंड हो रहा है। ज्योग्राफिकली एक्सपैंड तब होता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपैंड हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रहा है, नीड बढ़ रही है, एंड द सिटी इज फॉलिंग आउट ऑफ कैपेसिटी। तो इसका मतलब ये भी है कि व्हेन द plateau increases, so there is space for everybody. Correct? Right. So see, we cannot deny the fact that कुछ चीजें महंगी है, कुछ चीजें सस्ती हैं करके। अभी इसका मतलब यही नहीं कि, लेकिन there is a player who is ready to provide those product and services to हर सेगमेंट में। तो अगर ये ज्योग्राफी एक्सपैंड हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे अफोर्डेबल ज्यादा रहेगा, मिड इनकम ज्यादा रहेगा। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये सारा चीज इज ऑलवेज एन इंटरप्ले बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों। हमारे देश में इन जनरल आई थिंक मास हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पिकअप हो रहा है। अगर हम लोग पेरिफेरी में देखेंगे, आई थिंक बिग मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टाइम टर्न अराउंड, कॉस्टिंग। सो वो जो बिजनेस स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट है व्हेन यू टॉक अबाउट सेगमेंट। सो टाइम टर्न अराउंड, कॉस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होगा टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आप एक 15 मंजिले का फ्लोर का स्ट्रक्चर भी मे बी 15 डेज में खड़ा कर सकते हैं। और आई थिंक एक डेवलपर हैं इसी शहर के जिन्होंने कहा कि मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट रिड्यूस की है और मैं सस्ते में दे सकता हूं, अफोर्डेबल हाउसिंग में अपना प्रोजेक्ट लेकर आया। करेक्ट। सो इन शॉर्ट मैं वही बोल रहा हूं कि इट्स अ फेयर गेम, इट्स अबाउट किसको किस में पार्टिसिपेट करना है। दैट आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। बस मैं यही देख रहा था कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। पंकज जी, इस पे आपकी टिप्पणी जरूरी रहेगी। देखिए, काफी चीजें विमल ने जो है ना एक्सप्लेन की हैं, और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप मार्केट के अंदर जो भी सप्लाई का फ्लो और रिवर्सल ऑफ द फ्लो जो होता है उसकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसीज पे होता है। अगर हम देखेंगे तो लग्जरी सेगमेंट में डिमांड इसके लिए आई क्योंकि कोविड के बाद हमारे पास पेंट अप डिमांड बढ़ी हुई थी, प्राइस में करेक्शंस हुआ, और पिछले 6 या 7 साल से 2018 से 2020 तक प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो एक वैल्यू इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग जो घरों में रहते थे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए या तो बड़े घर में या बेटर लोकेशन में शिफ्ट होने के लिए रुझान किया। और उसके बाद से भी अगर हम देख लें तो प्राइस की ग्रोथ जो है वो सबड्यूट रही, 0 to 5%। विमल ने भी ये बात बोली कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में जो प्राइस ग्रोथ हुई है वो 0 to 5% रही है। तो प्राइस जो है लग्जरी सेगमेंट के लिए जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव था, और इसके लिए ही बहुत सारे लोगों ने अपग्रेड करने की कोशिश की, और यही कारण है कि वहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों ज्यादा हुई। लेकिन अगर हम अब हम इसके पर, क्योंकि अब इसको अगर हम दूसरे ढंग से बोलें तो हमारे पास प्राइस एफिशिएंसीज थी, रेडी स्टॉक्स पड़ा हुआ था, और विलिंग कंज्यूमर था, और यही कारण है आपको सेल्स और सप्लाई दोनों में ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। लेकिन अभी पिछले 3 साल के जो प्राइस ग्रोथ के बाद जो इंसेंटिव और जो एफिशिएंसीज थी प्राइस के अंदर वो आपकी कम होती हुई नजर आ रही है, और सप्लाई भी जो रेडी में अवेलेबल थी वो खत्म हो गई। अभी ज्यादातर सप्लाई अंडर कंस्ट्रक्शन में पड़ी हुई है। तो मेरा अपना आउटलुक ये है कि अभी तक जो लग्जरी सेगमेंट बहुत एफिशिएंट और बहुत रोबस्ट सेल्स वाला दिख रहा था, वहां पे आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो सेगमेंट अपनी एफिशिएंसीज को अब
मेंटेन कर नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो रेडी में इन्वेंट्री अवेलेबल है, ना प्राइस में उतनी प्रोडक्टिविटी है जो प्री कोविड के वक्त और ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे अवेलेबल था। और यही कारण है कि अगर हम रीसेंट लॉन्चेस को देखें तो बिल्डर्स का जो एक कोशिश ये रही है कि उसमें इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन लेकर के आए। बहुत सारे लग्जरी सेगमेंट के न्यू लॉन्चेस जो हैं उसमें इन्वेस्टर की डिपेंडेंसी आनी चालू हो गई। तो अब ये लगने लगा है कि एक मार्केट में लग्जरी सेगमेंट में इनएफिशिएंसी आती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि अभी अफोर्डेबल सेगमेंट में सप्लाई में रिडक्शन हो गया है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्राइस ग्रोथ भी अफोर्डेबल सेगमेंट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मेरा ये है कि अभी मार्केट में उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया है जहां पे आपको मिड और लग्जरी में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, और लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में थोड़ा मॉडरेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूं कि हर एक मार्केट अपने आप को इनएफिशिएंट करता है। लग्जरी ने अपने आप को इनएफिशिएंट कर दिया है ना, अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट की एफिशिएंसीज जो है जी वो इम्प्रूव होनी दिखना शुरू और हो गया। उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई दोनों में आपको रुझान होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब मेरे मन में फिर भी सवाल रहेंगे कि जो बहुत सारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट आ गए थे जो हाई एंड वाले या लग्जरी वाले, उनका क्या होगा? भले ही वो दिख नहीं रहे हैं अभी, और क्या ऑल ऑफ सडन अब हमको बहुत सारे लॉन्चेस मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में होते दिखेंगे? क्योंकि ये 4-5 साल का वक्त ले लेते हैं सब बनते बनते और मिलते मिलते, अगर सब कुछ समय पे रहे तो। उस सवाल को आगे लेके जाऊंगा, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी बात कर ली हमने रेजिडेंशियल पर, लेकिन पंकज जी ने ऑलरेडी बता दिया कि अब एफिशिएंसी गेम के तहत जो लग्जरी हाउसिंग है वो थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई देगा। मिड और अफोर्डेबल में एक बार फिर से एफिशिएंसीज क्रिएट होंगी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ रुका हुआ था, यानी अब वहाँ पर डिमांड और दाम सब आगे बढ़ते हुए। आपका आउटलुक क्या कह रहा है रिपोर्ट का? सो रेजिडेंशियल में हमारा ये है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स आई थिंक ये वॉल्यूम बरकरार रहेगा। आई थिंक जो इंक्रीजिंग ट्रैक्शन था वो इतना नहीं बढ़ेगा, ये लेवल पे काफ़ी हद तक स्टेबलाइज होगा। फ्यू थिंग्स जो हमें लग रहा है कि जो कैरेक्टराइज करेगा वो डेफिनेटली रहेगा कि अर्बनाइजेशन इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। नाउ जब मैं अर्बनाइजेशन बोल रहा हूँ, अर्बनाइजेशन इज आई थिंक जो एग्जिस्टिंग शहर हैं वो बड़े हो रहे हैं, द प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक वो एक फंडामेंटल ड्राइवर है। तो अगर हम ओवरऑल इंडिया लेवल पे भी बात करें, लगभग अराउंड अभी आई थिंक 37-38% इज अर्बनाइज्ड, अर्बनाइजेशन जो बढ़ने वाला है लगभग 50%। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर रहेगा। एग्जिस्टिंग सिटी, दिल्ली एनसीआर पकड़ लो, हैदराबाद पकड़ लेते हैं, आई थिंक एग्जिस्टिंग पेरिफेरी बाउंड्री जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से देयर विल बी मोर रियल एस्टेट डिमांड एंड any activity will lead to residential real estate. I think urbanization is going to be an important driver. फिर focus I think again linked to high end and luxury. I think premiumization के ऊपर एक focus रहेगा. Now premiumization आपका not necessary high end luxury होगा. I think it is just about कि existing जो dwelling units बना रहे हैं उसको आप कितना elevate और uplift कर रहे हैं with amenities, in the form of gated township, well-being वाले concepts. I think उस पर काफ़ी हद तक focus रहेगा. I think from a customer psyche उनके लिए बहुत important है. आप भले ही affordable में डील कर रहे हो, mid में डील कर रहे हो, I think ये चीज़ बहुत important उभर के आ रहा है. प्लस आई थिंक नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी हद तक फोकस रहेगा. राइट नाउ भले ही आई थिंक शुरुआत है, आई थिंक ऑफ कमर्शियल स्पेस में आई थिंक काफ़ी हद तक इनरोड्स हो चुकी है. आई थिंक बट एट द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन सस्टेनेबल मटेरियल्स, नेट जीरो वाला जो ओवरऑल थीम है, प्लस आई थिंक किस हद तक एफिशिएंसी ला सकते हो ऑपरेशन, ये थीम रहेगा. तो हमारे हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स रहेंगे. एक और लिंक टू एक्सपेंशन ऑफ ज्योग्राफी इज, हमें ये भी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट फिनोमेना अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से दो लोकेशंस का कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रहा है. तो उस वजह से अगर आप पेरिफेरल कंपेयर टू अ सेंटर या पेरिफेरल एज कंपेयर टू अ सबर्बन लोकेशन, उनका जो प्राइस आर्बिट्राज है वो हम थोड़े नैरो होते हुए दिख रहे हैं. ओके. क्योंकि इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, बिकॉज कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है, मेट्रो नेटवर्क आता होगा या फिर आर्टीरियल रोड्स आ रहा है, तो वो बेटर हो रहा है. सो देयर इज नो मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. अगर देखें तो काफ़ी हद तक नैरो हो रहा है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं आके इंटरसेक्ट होगा, बट नैरो हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम अ जनरल मार्केट पर्सपेक्टिव.
ठीक है, चलिए तो कुल मिला के चीज़ें ऐसी रहेंगी 2026 में भी, लेकिन एक थोड़ा सा ग्रेजुअल शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। थोड़े हाई एंड या लग्जरी या वो सब थोड़े से मॉडरेट होते हुए दिखाई देंगे, जबकि जो दूसरे सेगमेंट है जिन्हें हम कह रहे थे कि उनमें कोई हलचल नहीं है, वहाँ पे हलचल होती हुई दिखाई देगी, जिसमें थोड़ा मिड से नीचे अफोर्डेबल वाला साइड। हाँ, ये हो सकता है कि वो अफोर्डेबल बिल्कुल एकदम 40-50 लाख का ना हो, वो शहर दर शहर होता है, वो शायद 50 से 1 करोड़ के बीच की चीज़ें आ जाएं या उससे थोड़ी ऊपर नीचे की चीज़ें आ जाएं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें होती हुई दिखाई देगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई पूरे रेजिडेंशियल मार्केट की, लेकिन एक और सेगमेंट है जो खूब चमका है इस साल, और दैट इज़, वहाँ शायद उतने डाउट्स हैं नहीं क्योंकि वहाँ का मामला ही थोड़ा अलग रहता है, और वो है ऑफिस स्पेस या कमर्शियल स्पेसिस। उस पर रिपोर्ट क्या कह रही है विमल जी? आई थिंक जैसे आपने एग्जैक्टली कहा, आई थिंक मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफिस कंटिन्यूज टू बी मोस्ट प्रॉमिसिंग। अगर अब 9 मंथ्स की नंबर बात करें, ग्रॉस लीजिंग ऑलरेडी 50 मिलियन स्क्वायर फीट हो चुकी है, विच इज़ लाइक प्रॉपर मोमेंटम मेंटेन्ड है। इनफैक्ट तेज़ी ही है, और हमारा अनुमान ये है कि इट शुड कंफर्टेबली क्लोज एट अबाउट 70 मिलियन स्क्वायर फीट। अभी दैट विल बी अ रिकॉर्ड या 90 था रिकॉर्ड शायद? नहीं, 70 के आसपास आई थिंक लास्ट 1-2 इयर्स में हमें लगता है कि ये मेंटेन रहेगा। पर आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या उभर के आ रहे हैं सम ऑफ द न्यू थिंग्स। दो इम्पॉर्टेंट चीजेस जीसीसी एंड सेकंड इज फ्लेक्स। अगर हम ऑफिस का बास्केट कहें, बिकॉज आई थिंक ये साल वो भी रहा जहाँ पे आई थिंक टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग, ये सब में काफ़ी चर्चा हुई है कि इस वजह से इंडिया का टेक स्पेस काफ़ी कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक वॉलेटाइल रहा है। बट आई थिंक जीसीसी फ्लेक्स एक मेजर आई वुड से प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। आउट ऑफ दिस ओवरऑल डिमांड जीसीसी अराउंड 40% कंट्रीब्यूट करता है, विच इज 40% सिग्निफिकेंट, और वो सिर्फ बढ़ रहा है। 40 से वो 50 हो सकता है, बट जीसीसी इज अ मेजर कॉम्पोनेंट। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जीसीसी इज़ नॉट जस्ट इन टेक्नोलॉजी, जीसीसी आपको मैन्युफैक्चरिंग में दिख रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में दिख रहा है, बाकी सेक्टर्स में भी दिख रहा है। सो इंडिया इज इंक्रीजिंगली being seen as a major GCC hub, a destination for research, development, analytics, beat any upcoming पर विमल, अब क्योंकि बात हो रही है जीसीसी, दर्शकों के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, हालांकि हमारे दर्शक जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी पूरा शो ही इसके इर्द गिर्द किया गया था कि क्या है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आपने भी बता दिया। लेकिन इनका कंसंट्रेशन लाइक मेजॉरिटी इन बेंगलुरु, बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत हैदराबाद, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। नहीं, जो मुझे आई थिंक चेंज ज़रूर होगा, बिकॉज अगर आप हाल ही में देखेंगे, आई थिंक स्टेट लेवल पे काफ़ी सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जीसीसी पॉलिसी कर्नाटका में ऑलरेडी जीसीसी पॉलिसी है, महाराष्ट्र ने रिसेंटली जीसीसी पॉलिसी लाया है। इंटेंट ये है कि इंडिया, सो जीसीसी के लिए इम्पोर्टेंट, बेसिक इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट इज इम्पॉर्टेंट, राइट, एट द राइट कॉस्ट। सो कॉस्ट तो जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाओगे, बड़े शहरों से जाओगे, यू विल गेट अ कॉस्ट एडवांटेज। और टैलेंट अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली दैट बिकॉज वी हैव सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्प्रेड आउट हैं, तो वो लोग सेटअप करते हैं। जैसे अगर हर इट इज सो स्टेट जीसीसी पॉलिसी का बेसिक इंटेंशन है कि ये जो ग्रोथ है ये थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड हो और इक्विटेबल हो। तो क्लियरली दिख रहा है कि इंटेंशन ही है कि ये बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग बड़े शहरों से बाहर जाएं, विच बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। जैसे ही अगर बड़े शहरों में जाए, जैसे अगर मुंबई बात करें, मुंबई के बाहर अगर नासिक बात करें, नागपुर बात करें, आई थिंक there is potential to set up larger GCCs, so which is more inviting for outsiders because major game उनका cost arbitrage है। तो I think वो फिलहाल concentration है। I think they are like the वो superstars जैसे हैं, लेकिन I think they are the first introduces, लेकिन I think बहुत ज़्यादा potential है। and हम ये भी देखने वाले हैं कि I think मुझे लगता है कि काफ़ी सारे और states भी competition, जैसे data center में competition है, similarly GCC में, so there will be competition between the states, within the states की कौन कहाँ सेटअप कर रहा है जीसीसी। सो आई थिंक वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होगा, थोड़ा स्प्रेड होगा। आई डोंट थिंक सो कंसंट्रेशन का इशू। हाँ, लेकिन इसमें आई थिंक जो टैलेंट एक्विजिशन वाली चीज़ है वो आएगी, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर जो लॉन्ग बैक यही पूरी चीज़ें जब आईटी का एक्सपेंशन हो रहा था, बहुत सारे सेंटर्स ने ट्राई किया, ईस्टर्न इंडिया ने ट्राई किया, वेस्टर्न इंडिया ने ट्राई किया था, लेकिन चल नहीं पाया बिकॉज कि टैलेंट का पूल एक ही जगह है और वो इतना माइग्रेट होना नहीं चाहता। नॉर्थ में तो सिर्फ गुरुग्राम को छोड़ दें तो कोई और जगह सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन चलिए, इस पे सवाल अभी नहीं उठाते हैं क्योंकि वो वक्त और इस वक्त में भी अंतर आ गया है। एक राय पंकज जी की भी लेते हैं। पंकज जी, इंडियन ऑफिस स्पेस तो जितना मैं अभी विमल साहब ने बताया या मैं पढ़ रहा हूं कि शायद आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग, लीजिंग, ये वो सब मिलाकर।
ऑफिस स्पेस का इतना हलचल होना, ये हमारे रियल एस्टेट के किस चेहरे को, किस फैक्टर को दिखा रहा है? और अगर ये इतना अच्छा कर रहा है तो क्या इसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल और अन्य जो वर्टिकल्स हैं उन पर भी आएगा और पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल आएगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है और जिस तरीके का आउटलुक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है, तो ये कमर्शियल कंटिन्यू करेगा एक ग्रोथ कर्व की तरफ। और अगर आप कोविड के बाद देखेंगे तो रेजिडेंशियल में रुझान और तेजी बहुत पहले आ गई थी, कमर्शियल में थोड़ा वक्त लगा। और कमर्शियल का वक्त है इस वक्त, और जिस तरीके की तेजी आ रही है ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है हमारी डोमेस्टिक एंड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इकोनॉमी को लेकर के। और जीसीसी हो गया, फ्लेक्सी स्पेस हो गया, दूसरे ऑल्टरनेटिव एसेट्स क्लासेस हैं, डेटा सेंटर हैं, ये सारे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर एक शहर में ग्रोथ हो रही है, हैदराबाद में ग्रोथ हो रही है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखिए तो मुंबई में भी सबसे बड़ी डील हो गई कल, इसका अनाउंसमेंट हो गया। पवई में ब्रुकफील्ड जो है एक जीसी सेंटर बनाने की बात कर रहा है। जेपी मॉर्गन ने उसमें लीजिंग का कमिटमेंट भी कर दिया, कल की न्यूज़ थी। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि जो ऑफिस सेक्टर की जो स्टोरी है वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और साथ में ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट आपको आता हुआ नज़र आता रहेगा। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है तो ऑफिस मार्केट में आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये पूरा सिनारियो। और अभी तो हमने सिर्फ जीसीसीज की बात की, फ्लैक्स ऑफिसेस की बात आप कर रहे थे विमल साहब। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी पूरा सेक्टर रिवॉल्यूशन, मतलब क्या मानूं कि जो ट्रेडिशनल ऑफिस थे अब उनके दिन गए और अब धीरे धीरे सब कुछ फ्लैक्स स्पेस में। अच्छा, फ्लैक्स की डेफिनेशन भी बदल गया, आई थिंक हमने उस पर भी एक शो किया है, लेकिन दर्शक जानते हैं कि अब वो कोवर्किंग स्पेसेस नहीं रह गए। अब वो ये हो गया है कि भाई कोई बड़ी मल्टीनेशनल भी आ गई तो देयर आर कंपनीज जो कहती हैं कि लाइए आपको कैसा ऑफिस चाहिए, मैं पूरा आपको बना के देता हूं। तो इट इज समथिंग लाइक कि जो कन्वेंशनल ऑफिस लेने का सिस्टम था अब वो चला गया है। अब आप उसे कोवर्किंग के नाम से बुला लीजिए, फ्लैक्स के नाम से बुला लीजिए, थोड़ा बहुत डेफिनेशंस में अंतर होगा, लेकिन अब तो फ्यूचर भी यही है और प्रेजेंट भी यही है। राइट, आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आपका सवाल ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हमें डाउट हो रहा है कि कन्वेंशनल स्पेस बचेगा कि नहीं बचेगा, बिकॉज वक्त ये भी था कि फ्लेक्स स्पेस कहाँ तक जाएगा। हाँ। और अभी इट इज इंटरेस्टिंग कि फ्लेक्स स्पेस कन्वेंशनल स्पेस को कंपटीशन दे रहा है। राइट। सो आई थिंक दैट इटसेल्फ सेज कि कितना स्ट्रक्चरल चेंज कितना हुआ है। आई थिंक इंक्रीजिंगली, आई थिंक गिवन व्हाट वी हैव लर्नड इन द पास्ट, कोविड या जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते हैं, जिससे आई थिंक फ्रॉम ऑक्यूपायर पर्सपेक्टिव उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लग इन प्ले वाला मॉडल जो है वो है, एज वेल एज एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड एट द सेम टाइम उनको मॉडर्न वर्क स्पेसेस चाहिए। आई थिंक ये सारा जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली फ्लेक्स स्पेस फिल इन कर रहा है कि फ्लेक्स प्लेयर ऑपरेटर आपको एग्जैक्टली वो दे रहा है जो आपको चाहिए। राइट। अच्छा, मुझे 4000 स्क्वायर फीट चाहिए, मुझे 100 सीट, मुझे 50 सीट चाहिए, 50 सीट ऐसे चाहिए, 2 रूम चाहिए। एंड इसके बाद ऐसा हो सकता है कि 2 साल के बाद मुझे 4000 का 3000 हो सकता है, 4000 का 10,000 हो सकता है। सो वो बंदे को वो हर फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आई थिंक दिस इज व्हाई फ्लेक्स स्पेस इज डूइंग अमेजिंगली वेल। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि कन्वेंशनल स्पेस पूरी चलेगी, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वैसा तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक एक नया कॉन्सेप्ट जो आजकल बात हो रही है, दैट इज कोर प्लस फ्लेक्स। कोर प्लस फ्लेक्स, जहां पे आपका कोर जो है वो कन्वेंशनल आपका है, प्लस फ्लेक्स है। बिकॉज आई थिंक विद टाइम हाइब्रिड वर्क मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क मॉडल, जहां पे आपका सब कुछ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। आपके पास एक महंगे मार्केट में एक ऑफिस है विच विल फोकस ऑन सर्टेन एक्टिविटी, फिर आप सारे एक्टिविटीज को ब्रांच आउट कर रहे हो थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। सो व्हेन यू ब्रांच आउट, फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि मुझे इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है, जरूरी नहीं है। आई टेक अप अ फ्लेक्स स्पेस जहाँ पे मुझे सारे एमिनिटीज वापस मिलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस मिलता है, ऑक्यूपायर एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस सेम रहता है। सो सिंपल। सो एंड बड़े कंपनीज, तो अगर आज भी फ्लेक्स बात करें, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंटरप्राइज डिमांड। एंटरप्राइज डिमांड इज डिमांड फॉर स्पेस फ्रॉम लार्जर कॉर्पोरेट्स, वो एक मेजर चंक है। राइट। तो ये माने क्या विमल की भले अभी नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि फ्लेक्सिबल में जैसा आपने कहा बड़ा फ्लेक्सिबल है एंड कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल भी है, कोई कमिटमेंट नहीं है उसमें, तो क्या यही धीरे धीरे करके फिर बिकम अ नॉर्म?
See, it will become a norm to the extent that it will become a part of the overall portfolio planning. Okay. Will it take over conventional? It will not take over conventional. It will coexist because, see, it is complementing the conventional space. It is not the other way. It is complementing क्योंकि आप सब activities को distribute नहीं कर सकते हैं. Given certain sectors, जहाँ पे आपके data privacy important रहेगा, restrictions रहेगा regulatory, as well as it is important कि कुछ activities आप एक पर्टिकुलर सेंट्रल लोकेशन पे करें, वो सब आई थिंक सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करेगा. और जैसे मैंने कहा, फ्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंटिंग दिस एंड नॉट वाइस वर्सा. सो अभी हम इस आई रिमेंबर आई थिंक 2018-2019 में जब फ्लेक्स स्टार्ट हुआ था विद को-वर्किंग, आई थिंक तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि हम साउथ एशियन कंट्री से कम्पीट करेंगे जहाँ पे फ्लेक्स ऑक्यूपाइज अबाउट 5% ऑफ द ओवरऑल स्टॉक. अगर हम बात करें अभी, अगर आज की तारीख में बात करें तो फ्लेक्स इन इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 8%, व्हिच इज लाइक अ सिग्निफिकेंट. शायद आई थिंक विद हीरानंदानी एंड स्मार्टवर्क्स शायद दुनिया का सबसे बड़ा फ्लेक्स डील हुआ है. सो वो चीजें सब घट रही हैं. आपकी राय पंकज जी इस पे कि ये जो कन्वेंशनल ऑफिस स्पेस वर्सेस फ्लेक्स, को वर्किंग, ऑल दैट, ये पूरा भी सिनेरियो चेंज हो रहा है. विमल की राय इसमें ये है कि दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे. मैं बिल्कुल सहमत हूँ विमल की राय से. ये दोनों ही को एग्जिस्ट करेंगे. एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन और एजिलिटी वाला ऑप्शंस है फ्लेक्सी स्पेस. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट जो है कॉर्पोरेट अपनी कॉल लेंगे. ऐसा नहीं है कि कोर ऑफिस को वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ फ्लेक्सी ऑफिस में मूव हो जाएगा. मेरे हिसाब से दोनों ही को एग्जिस्ट करेंगे. राइट, ठीक है, अच्छी बात है. एंड देखते हैं कैसे चीजें अनफोल्ड होती है, क्योंकि बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है इंडियन रियल एस्टेट पे. और ये ज़्यादा बातें होती नहीं, मतलब डे टू डे में हम इसके टच में नहीं आते. लेकिन ऑफिस स्पेस वाली बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि हैपनिंग सी जगह हो गई है. और जैसा अभी पंकज जी ने भी कहा कि उसका इम्पैक्ट आपके हाउसिंग या रेजिडेंशियल मार्केट पे भी डायरेक्ट हमें देखने को मिलेगा. और ओवरऑल इकोनॉमी की भी तस्वीर ये पेश करता है. अब चूंकि एक मेजर पार्ट प्रोग्राम का हम कर चुके हैं तो थोड़ी और भी चीज़ों को टच कर ले. अच्छा, थोड़ा आउटलुक ऑफिस का, क्या यही मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है 2026 में भी? राइट, तो हमारे हिसाब से आई थिंक 70-75 मिलियन स्क्वायर फीट का मोमेंटम हम देख रहे हैं इवन फॉर 26 के लिए. इवन 26 डोमिनेटेड बाय जीसीसीज एंड डोमिनेटेड बाय जीसीसीज, डोमिनेटेड बाय फ्लेक्स प्लेयर्स. एंड अगर हम जनरल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स बात करें, आई थिंक ये सब में आई थिंक वी नीड टू टेक नोट कि एम्प्लॉई जो वर्कफोर्स है वो चेंज हो रहा है. वर्कफोर्स चेंज हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रहा है. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑक्यूपायर वो एक्सपीरियंस उनको दें. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अ फंक्शन जहाँ पे आई थिंक वो जनरेशन चेंज हो रहा है. तो आई थिंक देयर विल बी मोर फोकस ऑन यूसेज ऑन AI टूल्स, प्रॉप टेक इन एनहांसिंग एम्प्लॉय एक्सपीरियंस. आई थिंक वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. Otherwise, I think we expect a moment, as well as I think as a एक important चीज़ जो रहेगा, I think tier 2, tier 3 cities में will start more traction coming up in office. Commercial spaces. Commercial space में I think flex में already दिख रहा है. GCC दिखेगा, GCC ज़रूर दिखेगा because backed by state policies. तो I think ऐसा वक्त आएगा जब हम अभी 7-8 cities cover कर रहे हैं. I think कुछ सालों में वो नंबर ऑफ सिटीज इंक्रीज होने वाले हैं. राइट. पंकज जी, एक सवाल तो बन ही जाता है यहाँ पे, जीसीसीज मतलब टिपिकल हाई एंड ब्लू कॉलर जॉब्स, तो क्या अगेन वो जो रेजिडेंशियल प्रीमियम हाउसिंग है उसका कोई कोरिलेशन देखें इसमें? आई डाउट मेरे हिसाब से जो लग्जरी हाउसिंग है वो एज ग्रुप आपका 45 के ऊपर वाला पार्टिसिपेट करता है अपग्रेडेशंस के अंदर. और जो अर्ली एज वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो ज़्यादातर मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट के ऊपर पार्टिसिपेट करते हैं. और जिस तरीके का जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस है और एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है, उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा आज के दिन शॉर्टेज है और रिक्वायरमेंट है वो मिड और अफोर्डेबल में है. लग्जरी के अंदर जो है हम लोग ऑलरेडी रिप्लेनिश कर चुके हैं सप्लाई को. जी. और उसकी एफिशिएंसी कम होती हुई नजर आ रही है. मुझे ये नहीं लग रहा है कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ द उस पे चेंज ले आएगा बड़ा. ठीक है, थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑल टुगेदर वो कोई पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर देगा जीसीसीज रेजिडेंशियल हाउसिंग का. जहां तक प्रीमियम की बात है, नाउ जो अल्टरनेटिव एसेट्स हैं जिसमें हम बात कर लें, वेयर हाउसिंग की काफ़ी अब इंडिया में बात होने लगी है, डेटा सेंटर्स की बहुत बात होने लग गई है, जिसे हम स्मॉल वेयर हाउसिंग कहते हैं, जो आजकल क्विक कॉमर्स में डार्क स्टोर्स की बात होने लगी. ये कैसा रहा इनके लिए कुल मिला के 2025? आई थिंक इंडस्ट्रियल, अगर जैसे
ऑफिस रेजिडेंशियल कोर एसेट क्लासेस हैं, आई थिंक इंडस्ट्रियल भी डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर में आता है, पर आई थिंक इट इज़ गोइंग टू सी काफ़ी ग्रोथ। अभी 9 मंथ्स के फिगर्स हमारे लगभग 27 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस लीजिंग, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 35-40 तक इजीली चला जाएगा। ड्राइवर्स जो हैं, बिकॉज आई थिंक देयर इज़ मोर फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी को ऑगमेंट करने की पूरी क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स, आप उसको दिल्ली DMIC कॉरिडोर बोलें या फिर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसकी वजह से काफ़ी सारे जोन्स डेवलप होने वाले हैं, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं, फिर आपके वेयर हाउसिंग जोन्स हैं। एंड ये एक बात है, पॉलिसी पुश इमेंस है, एंड क्विक कॉमर्स। आई थिंक अगर आप मेजर ड्राइवर्स बोलेंगे, डेफिनेटली 3PL is a major driver, e-commerce is a major driver, engineering manufacturing major driver है। So industrial manufacturing भी like office directly linked to economic activity। अगर हम बात कर रहे हैं कि Indian economy is doing well और अगर outlook stable है, I think it has a direct impact कि वो direct impact दिखेगा आपके industrial warehousing demand में, and future भी हमें काफ़ी bright ही है, because I think few important चीज़ें I think इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एसेट्स जो हैं कंपेयर टू ऑफिस वेयर हाउसिंग में थोड़ा कम है, बट आई थिंक इंक्रीजिंग फोकस है टू डेवलप इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एसेट्स। इवेंचुअली वो भी रीट के डायरेक्शन में जाएगा। सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एलिमेंट्स, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक लार्जर वेयर हाउसेज विच विल बी मोर लाइक रेडी टू मूव इन, प्लग एंड प्ले मॉडल, ये सारा चीज़ आई थिंक ये सब इंडस्ट्रियल में आएगा। सो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग है। टॉकिंग अबाउट डार्क स्टोर्स, आई थिंक डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स इन टर्म्स ऑफ, आप डार्क स्टोर्स कहें, माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स कहें, आई थिंक number of players who have entered this play is only increasing. I think जैसे next year same time में बात करेंगे, I think players are changing strategy. I think शुरू में I think कुछ players जो सिर्फ groceries कर रहे थे, I think now people are changing so that they can have a competitive edge. So इस वजह से I think dark stores काफ़ी हद तक cities में आ रहे हैं, closer to catchment areas. So ये demand रहेगा. So 3PL, e-commerce, dark stores रहेगा। तो पंकज जी, हम देखते हैं कि ये जो पूरा सेगमेंट है अल्टरनेटिव एसेट वाला, डेटा सेंटर, डार्क स्टोर और तमाम चीज़ें, वेयर हाउसिंग वगैरह, इसमें भी बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं, स्पेशलाइज भी है ये काम, लेकिन जैसी डिमांड है, जैसा आउटलुक है, क्या और नए प्लेयर्स इसमें एंट्री लेते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, अगर आप एड्रेसेबल मार्केट देखेंगे, अगर उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, और हम अभी ये दिस इज ए इमर्जिंग सेक्टर, सो आगे चलते हुए आपको देखेंगे कि जो मार्केट का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको जो है और ज़्यादा प्लेयर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। आप इसको वैसे ही देख सकते हैं, जैसे कमर्शियल ऑफिस सेक्टर्स में मल्टीपल प्लेयर आ गए, रेजिडेंशियल में उससे ज़्यादा प्लेयर आ गए, और ये वाला सेक्टर विच इज इमर्जिंग सेक्टर्स, यू विल सी गोइंग फॉरवर्ड मोर पीपल पार्टिसिपेटिंग। राइट। चलिए, तो ये भी बड़ा एक्साइटिंग हुआ सिनेरियो। नाउ कमिंग टू दैट इन्वेस्टमेंट थिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जितना भी पैसा आता है रियल एस्टेट में, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि कई बार फ्यूल करता है पूरे हमारे रियल एस्टेट की इकोनॉमी को। उसका हिसाब किताब क्या रहा? आई थिंक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इस साल इन टर्म्स ऑफ क्वांटम क्लोज टू 5 बिलियन रहा है अभी तक, अगर 4.7 4.8 रहा है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्लोज टू 6 होगा। ओवरऑल इनफ्लो आउटफ्लो आई थिंक काफ़ी हद तक स्टेबल रहा है, आई वुडंट से एक्सेप्शनल, बट आई थिंक 5.5-6 बिलियन का मोमेंटम काफ़ी हद तक सिंक विद लॉन्ग टर्म एवरेज जो है। एंड इंटरेस्टिंगली आई थिंक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का शेयर काफ़ी हद तक बढ़ा है। आई थिंक डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन डोमेस्टिक ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, लगभग 50-50 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। आई थिंक डोमेस्टिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है। क्रॉस बॉर्डर कैपिटल देखेंगे तो आई थिंक उनका रोल इन टर्म्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ओवरऑल एसेट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लैंड एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉयमेंट होते हुए दिख रहा है। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि आई थिंक एज वेल एज आई थिंक स्ट्रैटेजी उनका ऐसा चेंज हो रहा है कि बिकॉज आई थिंक ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, तो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी हुआ है। सो कैपिटल डिप्लॉयमेंट इन ऑल्टरनेट एसेट्स, तो आप डेटा सेंटर बात करें या फिर सीनियर लिविंग बात करें या फिर को लिविंग, आई थिंक काफ़ी हद तक वो हमें शुरू होते हुए दिख रहा है। अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक मोमेंटम सीम्स टू बी गुड। आई थिंक इट इज़ बैक्ड बाय ओवरऑल आई थिंक इंडिया स्टोरी जो है इन टर्म्स ऑफ स्टेबल इकोनॉमिक आउटलुक, एंड अगर आप अभी फेवरेबल इंटरेस्ट रेट रेजिम बात करेंगे, आई थिंक ये एक ब्रॉडर ड्राइवर्स हैं विच गिव्स कॉन्फिडेंस की, एज वेल एज रेगुलर
रेगुलेटरी इम्प्रूवमेंट, आई थिंक ये सारा फैक्टर्स है जो आई थिंक कीपिंग इंडियाज पोजीशन काफ़ी हद तक स्टेबल, बिकॉज हमने आई थिंक बीच में ये भी चेक किया था कि एशिया पैसिफिक में हाउ डज इंडिया प्ले. सो आई थिंक लैंड एंड डेवलपमेंट एसेट्स में क्रॉस बॉर्डर कैपिटल एक सिग्निफिकेंट पॉइंट उभर के आ रहे हैं, जहाँ पे आई थिंक प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा, आई थिंक अर्ली स्टेज में एंटर करने के लिए रेडी है एंड दे आर ओके विद अ लॉन्ग टर्म प्ले. ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट करके इमीडिएटली एग्जिट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. आई थिंक दे आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म कुलदीप रिटर्न. पाटिल वाला डील जैसे हम देखें तो वो लगता है कि एक लॉन्ग टर्म डील है और इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. पंकज जी, यही कैपिटल भविष्य मतलब भूत में हमारे लिए पिछले वक्त में एक तरीके का कह लीजिए गलत काम कर गया था, उसी ने इनएफिशिएंसीज पैदा की थी. लेकिन अब इतने 20 साल बाद मार्केट मैच्योर है, चीज़ें बेहतर हैं, तो अब वो कैपिटल की डिप्लॉयमेंट सही हो रही है. हमारे मार्केट को इम्बैलेंस या फिर इनएफिशिएंट तो नहीं बनाएंगी पिछली बार की तरह. देखिए, और ये मुझे उस कैपिटल के इन्फ्लो से भी लग रहा है कि जो जिस लेवल का इन्फ्लो हमने 2007, 8, 11, 12 और उस पीरियड में देखा, आज हम उसके 1/3 के लेवल के ऊपर है. कारण है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड है और जहां जरूरत है वहीं पे पैसा जा रहा है. स्पेकुलेटिव जो फोर्सेस थे वो सब क्रब हो गए हैं. तो अननेसेसरी मनी जो है वो रेज आदमी नहीं कर रहा है. पहले इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए जो है मनी रेज होता था, एक फंड दूसरे फंड को एग्जिट देता था, प्रोडक्शंस होता नहीं था. अभी जो भी मनी आ रही है वो प्रोडक्शंस रिलेटेड मनी आ रही है और एग्जीक्यूशन रिलेटेड मनी आ रही है. और यही कारण है कि अब मुझे वो जो पिछले दशक में जो जिस तरीके का जो इसका परिणाम हुआ एक्सटेंसिव फाइनेंशियलाइजेशन का, वो हमें नहीं दिख रहा है. अब हमें जो भी फाइनेंशियलाइजेशन दिख रहा है उसका पर्पस जो है प्रोडक्शन है जी. और कंजम्पशन है, स्पेकुलेशन नहीं है. तो जो आपकी बात थी कि प्राइस में एप्रिसिएशन होगा, स्पेकुलेशन आएगा बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव फाइनेंशियलाइजेशन, वो मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. और इसमें शायद रेरा एक बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है. सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट रेरा का है वो इन अरेस्टिंग द स्पेकुलेशन इन द रियल एस्टेट. ठीक है, तो आपने वैसे कुछ कुछ जवाब मेरे आखिरी प्रश्न का इंक्लूड कर ही लिया. मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से यही होता, जो दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि ये तो पूरी कहानी सुन ली 2025 की और क्या आउटलुक दिख रहा है 2026 का, वो भी जान लिया. इन सब के बीच कीमतें जो हैं, क्या वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी, घटती हुई तो ऑफ कोर्स नहीं दिखाई देंगी, या मॉडरेट रहेंगी, या हमारी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा जिन्हें घर खरीदना उनके लिए. और इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हमसे सवाल पूछते रहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए घर ले लूँ या दुकान ले लूँ, या आजकल तो लैंड्स का भी काफ़ी कहना चाहिए रिवोल्यूशनाइज हो गया है पूरा मामला, जिस तरह से वो बिक रही हैं. तो क्या मैं इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, तो ये आपसे दोनों से राय लूंगा. विमल साहब, पहले आपसे, क्या कीमतें ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी, या अगर जाएंगी भी तो क्या उसका दायरा होगा? आई एग्री. आई थिंक मैं कुछ आई ट्राई टू आंसर इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो कीमतें इज ऑलवेज अ फंक्शन की डिमांड और सप्लाई कैसा रहेगा. आई थिंक अगर मैं एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँ, आई थिंक फ्रॉम अ हाउसिंग पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक फेवरेबल है, बिकॉज अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें काफ़ी बढ़िया है. सो आई थिंक लास्ट भी 25 बिप्स कम हुआ है. आई थिंक इन रिस्पॉन्स टू इट, आई थिंक पूरे एक साल में 125 बिप्स आई थिंक वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड काफ़ी हद तक कंज्यूमर सेंटिमेंट को बूस्ट करता है. नॉट ओनली कंज्यूमर सेंटिमेंट, डेवलपर के लिए भी, बिकॉज ओवरऑल क्रेडिट रेट जो है वो कम हो रहा है. सो इन्फ्लेशन अगर हमारा आई थिंक अभी का टारगेट भी अराउंड 2% विच इज़ मच बिलो द ओवरऑल लॉन्ग टर्म एवरेज एंड अभी का जो प्लान था, आई थिंक ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन देता है फ्रॉम अ इकोनॉमिक, फ्रॉम अ एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव. आई नो दीज आर मोर फैक्टर्स. अगर इसको हम एक फर्स्ट टाइम होम बायर के ऊपर अप्लाई करें, फैक्टर्स फेवरेबल है. और जैसे हमने भी कहा था कि इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी चेक करेंगे, अफोर्डेबिलिटी अगर असेस करेंगे, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुआ है, एवरेज इनकम लेवल्स अगर 10% से इंक्रीज हुआ है तो एवरेज प्राइजेस इन द पास्ट 5 से 7% इंक्रीज हुआ है. अभी आई थिंक इट्स अ फंक्शन कि वो इन्वेस्टर है या फिर जेन्यून एंड यूज के लिए खरीदेगा, किस माइक्रो मार्केट में खरीदेगा, कौन सा सेगमेंट है, कितना सप्लाई है. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फंक्शन. और अगर डिमांड बैक्ड सेल्स इंक्रीज हो रहा है, डिमांड है, तो डेफिनेटली आई थिंक a moderate growth in prices is always a healthy indication. Right. पंकज जी? बिल्कुल एग्री करता हूँ. और विमल ने पहले भी बोला कि
एक तो प्राइस प्रोडक्टिव है, प्राइस गिरेगा नहीं ये आप श्योर करिए। तो ऐसा नहीं कि आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ से आपको नुकसान होगा। आपकी प्राइस बढ़ेगी, मॉडरेट बढ़ेगी। और आप इस तरीके से कर दीजिए कि जैसे हमने बात की थी कि मार्केट फ्लैट होता जा रहा है, जो बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो पेरिफेरल एरियाज और फ्रिंज एरियाज थे उसकी कन्वीनियंसेस बढ़ रही हैं। तो जहां जहां आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो वाली लोकेशंस में प्राइजेस में ग्रोथ अच्छी होगी। और उसका उसका निगेटिव इम्पैक्ट वो उन लोकेशन पे होगा जो ऑलरेडी ओवर प्राइस रहे हैं, तो वहां पे मॉडरेट ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। रेंटल यील्ड सबसे अच्छी है, जो बता रही है अक्रॉस इंडिया मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफी की आपका प्राइस प्रोडक्टिव है। तो आप घर में निवेश कर सकते हैं, उसको रेंट पे दे सकते हैं, आपकी रेंटल यील्ड अच्छी है तो उसकी वजह से कैपिटल वैल्यू में एप्रिसिएशन की प्रोबेबिलिटीज भी अच्छी है। तो प्राइस में मॉडरेट ग्रोथ ही होता हुआ दिखाई देगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई देना चाहिए और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कंजम्पशन से इम्प्रूव करना है। तो निवेश आप कर सकते हैं, घर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कीजिए। और खाली शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप निवेश करेंगे तो आप शायद गलत कर सकते हैं। प्लॉटेड डेवलपमेंट में अच्छा सा खासा रुझान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा केयरफुल हो करके ऐसी जगह लीजिए जो इंटरेक्टिव हो, हैबिटेशंस के प्रॉस्पेक्ट्स हो। तो आप लैंड को और दुकानों को भी जो है कंसीडर कर सकते हैं निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। तो कुल मिला के बढ़ोतरी तो होगी लेकिन मॉडरेट होगी, जितनी होनी चाहिए उतनी होगी। और रियल एस्टेट की खासियत भी यही है कि वो एक इस्तेमाल की चीज़ तो है ही, लेकिन साथ में उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन आता है। वो अगर हेल्दी रहे तो सब कुछ अच्छा रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेकुलेशन के लिए जगह नहीं होनी चाहिए जिससे चीज़ें खराब होती हैं। राइट। तो आई थिंक 2025 इज़ अ फिनोमिनल ईयर एज पर हमने जो बातचीत की, जो रिपोर्ट है और तमाम चीज़ें, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो फिर वेयर हाउसिंग हो या फिर आपका ऑफिस स्पेसेस हो, हर तरीका रियल एस्टेट बहुत अच्छा किया है। और अच्छी बात ये निकल कर आ रही कि 2026 भी ऑन दैट लाइन ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां जो ऑफिस स्पेस में डिमांड है वो कंटिन्यू करती हुई दिखाई देगी। रेजिडेंशियल में डिमांड है, डिमांड कंटिन्यू करेगी। थोड़े से डायनामिक शिफ्ट हो सकते हैं, प्रीमियम से थोड़ा मिड और अफोर्डेबल की तरफ जा सकता है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट हैं, तो वो बैलेंस आउट करते हुए दिखाई देंगे। और इसका ये मतलब नहीं है, जैसा हमारे मेहमानों ने भी कहा, कि एक जगह बढ़ेगी तो दूसरी जगह गिर के खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं है। और एक ये हेल्दी शिफ्ट होगा, अगर होगा भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा 2026 भी। एंड आई थिंक एक काफ़ी बैलेंस तरीके से हमने दोनों सालों की 2025 को भी कंक्लूड कर लिया और जरा 2026 का भी आउटलुक देख लिया। और वो संभव हुआ विमल जी और पंकज जी की वजह से। तो विमल जी और पंकज जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और बहुत ही अच्छे फैक्टर्स यहाँ पे बातचीत के दौरान आए। बहुत मदद मिलेगी हमारे दर्शकों को समझने के लिए कि कैसा 25 था, कैसा 26 होगा और इसमें उनके लिए क्या है। फिर उन्हें घर खरीदना हो, निवेश करना हो, दुकान, मकान, प्लॉट, लैंड, एनीथिंग, वो सबके लिए एक पूरा जो कहते हैं बेस सेट हो गया है। और आने वाले वक्त में तो फिर स्पेशलाइज सेगमेंट या एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और सभी दर्शकों का भी। और हाँ, ये एपिसोड देखने के बाद ज़रूर अपने कमेंट्स बताइएगा, लिखिएगा कैसा लगा आपको, क्या कुछ और भी है जो बच गया 2025 में आप जानना चाहते हैं, तो फिर अपने मेहमानों को एक बार और कष्ट दे देंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बताइए कैसा लगता है शो। आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। और अब नए साल की तैयारी ज़रूर कीजिए, धमाके से मनाइएगा। बहुत शुभ हो आपके लिए नया साल। लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।